हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज के वीडियो में हम जो लेबर का हमने सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है उसका हम आगे का पार्ट कवर करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था लेबर की डेफिनेशन और डिलीवरी और लेबर में क्या क्या फ़र्क होता है। तो अब जब हमने लेबर देख लिया कि व्हाट इज़ लेबर, नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज़ नॉर्मल लेबर एंड व्हाट इज़ एबनॉर्मल लेबर। तो नॉर्मल लेबर होने के कुछ क्राइटेरिया हैं, अगर वो फुलफ़िल हुए हैं तभी हम उसको कहते हैं कि इट इज़ ए नॉर्मल लेबर। और अगर वो फुलफ़िल नहीं होते हैं तो उसमें से कोई भी पार्ट आपका फुलफ़िल नहीं हो रहा है तो उसको हम नॉर्मल लेबर नहीं, उसको हम एबनॉर्मल लेबर या डिस्टोसिया कहते हैं। तो यूटोसिया और नॉर्मल लेबर के जो क्राइटेरिया हैं, देयर आर 5 क्राइटेरियाज। सबसे पहला उसका जो ऑनसेट होता है दैट शुड बी स्पॉन्टेनियस। अगर आप किसी का इंडक्शन ऑफ लेबर कर रहे हैं तो दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड अ नॉर्मल लेबर। उसका जो ऑनसेट है वो उसका स्पॉन्टेनियस ऑनसेट होना चाहिए एंड एट टर्म, यानी कि आफ्टर 37 कंप्लीटेड वीक्स उसका ऑनसेट होना चाहिए। इफ़ इट इज़ ऑकरिंग प्री टर्म एट 34, 35, 36 वीक्स तो दैट विल नॉट बी कॉल्ड नॉर्मल लेबर, इट विल बी कॉल्ड प्री टर्म लेबर। सो ये आपको फर्स्ट क्राइटेरिया है, इट शुड बी स्पॉन्टेनियस एंड एट टर्म विद वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। जो हमने आगे जब हम सारा ये प्रेजेंटेशन के पार्ट्स और वो सब कुछ कवर करेंगे तो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन उसका होना चाहिए, किफेलिक प्रेजेंटेशन उसका, किफेलिक लॉन्जिट्यूडनल लाई, किफेलिक लोअर पार्ट में, और उसमें भी वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होना चाहिए। अगर ब्रो है या फेस है तो दैट विल नॉट बी नोन एज नॉर्मल लेबर। थर्ड क्राइटेरिया इज़ विदाउट अनड्यू प्रोलॉन्गेशन। हमने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कितना कितना आपका ड्यूरेशन ऑफ लेबर हो सकता है, तो उसमें ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं होना चाहिए। अगर प्रोलॉन्ग हो रहा है तो उसको आप नॉर्मल लेबर नहीं कहेंगे। नेचुरल टर्मिनेशन विद मिनिमल एड्स, नेचुरल टर्मिनेशन ऑफ लेबर यानी कि नॉर्मल बेबी हो जाना। मान लीजिए किसी का लेबर स्टार्ट हो गया, वो बाकी के सारे क्राइटेरिया मैच कर रहा है, वो आपका टर्म पे है, स्पॉन्टेनियस ऑनसेट पे है और अनड्यू प्रोलॉन्ग भी नहीं हो रहा है और उसमें आपका वर्टेक्स प्रेजेंटेशन भी है, बट मान लीजिए उसमें फीटल डिस्ट्रेस हो गया और आपको सिजेरियन करना पड़ा, तो दैट विल नॉट बी कॉल्ड नॉर्मल लेबर, क्योंकि उसमें क्या हो गया, आपका टर्मिनेशन आपका जो हो रहा है वो नेचुरल नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसको हम नॉर्मल नहीं कहेंगे, ऑल्दो उसमें बाकी सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे थे। विद मिनिमल एड, मिनिमल एड अगर आप फोर्सेप लगा देंगे तो दैट विल नॉट बी नॉर्मल लेबर। अगर आप वैक्यूम डिलीवरी करेंगे तो वो भी नहीं होगा। अगर आप एपिज़ोटॉमी दे रहे हैं तो क्या वो एक क्वेश्चन है, जब आप ये कहेंगे कि स्पॉन्टेनियस टर्मिनेशन, नेचुरल टर्मिनेशन विद मिनिमल एड, तो वो पूछेंगे क्या गिविंग एपिज़ोटॉमी, अगर हमने किसी को एपिज़ोटॉमी दी है वाइल डिलीवरी तो वो नॉर्मल में आएगा या एबनॉर्मल में आएगा, क्योंकि फोर्सेप और वैक्यूम तो नॉर्मल में नहीं आ रहे हैं। तो गिविंग एपिज़ोटॉमी आपके मिनिमल एड में ही आती है। तो अगर आप किसी को एपिज़ोटॉमी दे रहे हैं तो उसमें आपका नॉर्मल लेबर ही कहलाएगा। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि आपके एग्जामिनर्स आपसे पूछते हैं। और अगर आपका किसी का, मान लीजिए आपने एपिज़ोटॉमी दी लेकिन उसका वो आपका रेक्टल टीयर चला गया या एनल स्फिंक्टर आपका डैमेज हो गया, तब वो नॉर्मल नहीं रह जाएगा। लेकिन अगर आप उसको एपिज़ोटॉमी दे रहे हैं तो दैट इज़ आपका वो नॉर्मल में ही आता है। एंड विदाउट हैविंग एनी कॉम्प्लिकेशन अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ द मदर एंड द बेबी। मान लीजिए आपका जब डिलीवरी हुई और बच्चे का लो अपगार स्कोर रहा और उसको एडमिट करना पड़ा किसी कारण से, तो आप उसको फिर नॉर्मल लेबर की गिनती में नहीं लाएंगे, क्योंकि उसमें बेबी की हेल्थ पे असर आ गया है। चाहे वो किसी ही कारणों से असर आया हो, चाहे उसको कोई कंजेनिटल इन्फेक्शन ही रहा हो, लेकिन वो फिर भी क्योंकि बेबी को एडमिट करना पड़ रहा है तो उसको हम नॉर्मल लेबर नहीं कहेंगे। तो ये 5 क्राइटेरिया अगर आपके एक साथ फुलफिल होते हैं, एनी ऑफ द 5 क्राइटेरिया नहीं, ऑल द 5 क्राइटेरिया हैज़ टू बी फुलफिल्ड, तो ये अगर पाँचों आपके फुलफिल हो रहे हैं तभी आप उसको नॉर्मल लेबर कह सकते हैं। तो नॉर्मल लेबर जो है इट इज़ ए रेट्रोस्पेक्टिव डायग्नोसिस, तो आप उसको बाद में ही बता सकते हैं कि ये नॉर्मल लेबर रहा था, क्योंकि इसमें ये चीज़ें नहीं हुई। मान लीजिए सब कुछ अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा है और एंड में आपको फोर्सेप या वैक्यूम लगाना पड़ रहा है, तो दैट इज़ नॉट नॉर्मल लेबर, या बेबी एडमिट हो गया, या मदर में पोस्टमार्टम हेमरेज हो गया, या उसको आपको ब्लड कंपोनेंट देना पड़ रहा है, बाकी सारे क्राइटेरिया फुलफिल हैं, तब भी वो आपका नॉर्मल लेबर नहीं कहलाएगा। तो नॉर्मल लेबर क्या होता है, उसके क्राइटेरिया क्या होते हैं, और इनमें से कोई भी चीज़ वेरी कर गई, इन 5 क्राइटेरिया में से कोई भी चीज़ आपकी वेरी कर रही है तो उसको हम डिस्टोसिया और एबनॉर्मल लेबर कहते हैं। तो
अब ये लेबर स्टार्ट होने की जो डेट है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, हमने पहले पढ़ रखा है वीडियोज़ में, नेगिलीज फार्मूला होता है। तो अब उस एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी पे ये एमसीक्यू क्वेश्चन आपको आ सकता है, या आपसे वाइवा में भी पूछा जा सकता है कि हाउ मैनी वुमेन दे डिलीवर ऑन द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। तो जब एक एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है तो सबके दिमाग में यही रहेगा कि भाई जब हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसी दिन पे ज़्यादा बच्चे डिलीवर होते होंगे, राइट? बट इट इज़ नॉट सो। ओनली 4% ऑफ द डिलीवरीज इट स्टार्ट ऑन द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी डेट। तो ये दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। अगर आप उसका 1 वीक प्रायर एंड 1 वीक लेटर का टाइम देखें, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी से 7 डेज़ माइनस 7 डेज़ प्लस का जो वो 2 वीक का पीरियड अगर आप देखेंगे तो उसमें ऑलमोस्ट 50% ऑफ द डिलीवरी इट टेक्स प्लेस। अगर हम इसको एक्सटेंड कर देंगे, पीछे का तो हम 7 डेज़ ही रखेंगे लेटर का, एंड अर्लियर का हम अगर उसको 14 डेज़ कर देंगे, यानी कि 2 वीक्स प्रायर वाला पीरियड और 1 वीक लेटर वाला पीरियड, दैट इज़ ये 3 वीक्स का अगर हम टाइम लेंगे तो इसका मतलब है आपका कि जो डिलीवरी है वो 80% ऑफ द डिलीवरीज इट इज़ टेकिंग प्लेस एट दैट टाइम। इसका मतलब क्या है, 40 वीक्स जब कंप्लीट होते हैं हम उसको EDD बोलते हैं, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। तो अगर हम कहते हैं कि 38 वीक्स से लेके 41 वीक्स तक जो डिलीवरी हो रही है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपको, तो इट इज़ अराउंड 80% ऑफ द डिलीवरीज आर टेकिंग प्लेस इन दिस 3 वीक पीरियड। और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी एग्जैक्टली पे केवल 4% ऑफ द डिलीवरीज इट टेक्स प्लेस। और अगर हम देखें कि बियॉन्ड टर्म जो पोस्ट डेटेड प्रेगनेंसी जो होती है, प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी, वो भी आपकी अराउंड 4% उसका 43 वीक्स प्लस में 4% आपकी डिलीवरीज दे टेक प्लेस। तो उसको आप अगर मान लीजिए समवन इज़ कमिंग टू यू एट 43 वीक्स प्रेगनेंसी एंड उसका ऑनसेट इज़ स्पॉन्टेनियस, ऑनसेट ऑफ लेबर इज स्पॉन्टेनियस, फिर विदाउट अनड्यू प्रोलॉन्गेशन बेबी भी बाद में ठीक रहा, मदर भी ठीक रही, केवल एक एपिजिटोमी उसको दी गई और नॉर्मल वो अपना वेजाइनली डिलीवर हो गई, तो क्या आप इसको नॉर्मल लेबर कहेंगे? दिस कैन बी आस्क्ड इन योर क्लिनिकली बेस्ड क्वेश्चंस। क्या आप इसको नॉर्मल, विल इट बी ए नॉर्मल डिलीवरी? नो, दिस विल नॉट बी ए नॉर्मल डिलीवरी। क्यों? क्योंकि वो टर्म पे नहीं हुई है, पोस्ट टर्म है। दिस इज़ ए पोस्ट टर्म, नॉट ए टर्म। टर्म जो होती है वो हमारी 37 वीक ऑनवर्ड, और जो हम उसको 42 वीक तक मानते हैं। तो दिस इज़ 43 वीक पे अगर वो हो रही है तो दिस इज़ नॉट ए टर्म, तो दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल लेबर। इस तरीके से आपके पांचों क्राइटेरिया एक साथ फुलफिल होने चाहिए। अब जब हमने देखा कि ये लेबर होता है, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि आपका यूट्रस बिल्कुल शांत है पूरे 9 मंथ्स, और एकदम से क्या हो गया, उसमें कुछ हलचल मची और उसे अपने आप कंटेंट्स बाहर निकालने हैं। तो ये जो ऑनसेट ऑफ लेबर है, ये ऐसा क्या हो जाता है कि उस समय आपका यूट्रस जो है वो बेबी को बाहर निकालना चाहता है। तो ये क्या कारण है? देयर आर मुख्यतः 7 कारण होते हैं। देयर आर 7 प्रपोज्ड कॉजेज ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर। सबसे पहली जो थ्योरी है इस वीडियो में, हम यही आपके कॉजेज 7 कॉजेज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली थ्योरी जो है यूट्राइन डिस्टेंशन थ्योरी। ये थ्योरी कुछ लेबर की, भाई आपका जो यूट्रस है वो डिस्टेंड हो रहा है बिकॉज ऑफ द डेवलपिंग बेबी, और एक वक्त ऐसा आता है कि भाई वो और डिस्टेंड नहीं हो पाता और उसमें कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है एंड इट ट्राइज टू एक्सपेल द प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन आउटसाइड द बॉडी वॉर्म। तो ये यूट्राइन डिस्टेंशन थ्योरी है। दिस थ्योरी कैन एक्सप्लेन प्रीटर्म बर्थ इन ट्विन प्रेगनेंसी। दिस थ्योरी कैन एक्सप्लेन preterm onset of labor in polyhydramnios, yes, but this theory cannot explain preterm delivery in an uncomplicated, otherwise uncomplicated case. So कुछ चीज़ों में तो हाँ हम इसको बता सकते हैं कि कुछ ऐसा घटित हो रहा है यूट्राइन डिस्टेंशन की वजह से कि एक लेवल पे जाके वो और डिस्टेंड नहीं होगा, वो अब बाहर निकालेगा। ये आपका ट्विन प्रेगनेंसी में प्रीटर्म होने वाली जो डिलीवरी है उसको बता सकता है, या ये आपको
पॉलीहाइड्रामनियोस में जिसमें ओवर डिस्टेंशन होता है, जिसमें प्रीटर्म लेबर अगर हो रहा है तो उसको भी एक्सप्लेन कर सकता है, बट जो नॉर्मल किसी कारण के बगैर प्रीटर्म हो रहा है उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता। नाउ सेकेंड इज फीटोप्लेसेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन। फीटोप्लेसेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन, इसमें ये बताया है कि कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं फीटल हाइपोथैलेमिक एंड पिट्यूटरी में, एक्सिस जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। फीटल हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस एक्टिवेट हो जाती है एट टर्म, कुछ कारण होने से। किस कारण से वो आप एग्जैक्टली आपको वो कारण नहीं पता, बट कुछ होता है जिसकी वजह से फीटस के हाइपोथैलेमस से कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं, फिर वो पिट्यूटरी पे एक्ट करते हैं, पिट्यूटरी से निकल के फिर वो एड्रिनल पे एक्ट करते हैं, एड्रिनल से निकल के वो आपका जो है कॉर्टिसोल आपका बढ़ा देता है फीटस में, फीटस के अंदर, नॉट इन मदर बट इन फीटस। अब उसमें क्या होता है, आपका CRH निकला हाइपोथैलेमस से, फीटल हाइपोथैलेमस से, वहाँ से निकला फिर फीटल पिट्यूटरी से ACTH, ये सब कुछ फीटस के अंदर चल रहा है एट टर्म। फिर उससे क्या हो जाएगा, आपका जो इंक्रीज्ड कॉर्टिसोल सिक्रीशन फ्रॉम इन द फीटस। अब ये जो कॉर्टिसोल जो बढ़ता है तो ये ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दोनों पे असर करता है। ईस्ट्रोजन पे क्या असर करता है, ईस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ाता है, प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा कम करता है। ये जो कॉर्टिसोल फीटस में बढ़ रहा है, ये फीटस में ही बनने वाले ईस्ट्रोजन को बढ़ाता है और प्रोजेस्टेरॉन को कम करता है। और ये कुछ जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हैं, फिर ये कुछ चेंजेस लाते हैं और कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन पे भी इसका असर होता है। तो ये एक थ्योरी है फीटोप्लेसेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन। फीटस की हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस एक्टिवेट होती है, वहाँ से कॉर्टिसोल निकलता है, वो ईस्ट्रोजन को कम बढ़ा देता है, प्रोजेस्टेरॉन को कम करता है। तो इसकी वजह से चेंजेस होते हैं और प्रोस्टाग्लैंडिन भी सिंथेसाइज इसकी बढ़ जाती है। तो एक थ्योरी हो गई ये। नाउ थर्ड वन इज ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन का रोल है इन द ऑनसेट ऑफ लेबर, कुछ रोल है। तो वो जो रोल्स हैं अलग अलग, एक तो सबसे पहली बात, ईस्ट्रोजन जो है अगर एक लेवल पे आता है तो इट इंक्रीजेज द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी। जो माँ की पिट्यूटरी है उसमें से ईस्ट्रोजन एक्ट करके वहाँ से ऑक्सीटोसिन की रिलीज़ को बढ़ाता है, पहला। दूसरा, ऑक्सीटोसिन की रिलीज़ बढ़ाने के साथ साथ ऑक्सीटोसिन के जो रिसेप्टर हैं मायोमेट्रियम में और डेसिडुआ में, उनको भी बढ़ाता है। तो क्या हो गया कि वो एडेड इफेक्ट हो गया, एक तो आपके रिसेप्टर भी बढ़ रहे हैं, दूसरा आपका रिलीज़ भी बढ़ रहा है। तो जो वो आपके रिसेप्टर ज़्यादा हैं और उसका रिलीज़ भी बढ़ रहा है तो वो एडेड इफेक्ट हो गया। तीसरा, इट एक्सेलरेट्स द जो लाइसोसोमल डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, जिसकी वजह से आपका प्रोस्टाग्लैंडिन निकल रहे हैं। हम आगे प्रोस्टाग्लैंडिन वाले में डिटेल देखेंगे। जो लाइसोसोमल डिसइंटीग्रेशन हो रहा है उसको भी ये ईस्ट्रोजन, मतलब उसकी जो मेम्ब्रेन को थोड़ा सा डिस्टेबलाइज ईस्ट्रोजन करता है। तो लाइसोसोमल डिसइंटीग्रेशन के बाद में जो प्रोस्टाग्लैंडिन बढ़ रहे हैं, जो प्रोस्टाग्लैंडिन फिर आपका लेबर ऑनसेट करेंगे, उसको बढ़ाने में भी आपका ईस्ट्रोजन का योगदान होता है। एंड देन इट स्टिमुलेट्स, जो अब ये सब कुछ तो हो गया, ऑक्सीटोसिन भी आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन अल्टीमेटली जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कहाँ होगा, यूट्राइन मसल्स में। तो यूट्राइन मसल्स में जो यूट्रस के जो मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन हैं उनकी मात्रा को भी ईस्ट्रोजन बढ़ाता है। तो ये सब तरफ से काम कर रहा है, ऑक्सीटोसिन को इंक्रीज़ कर रहा है मैटरनल पिट्यूटरी से, फिर जो मायोमेट्रियम और डेसिडुआ में ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर हैं उनको इंक्रीज़ कर रहा है। साथ ही साथ क्या कर रहा है, ये आपके जो लाइसोसोमल डिसइंटीग्रेशन होगा जिससे प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस होती है वो इनिशिएट करवाता है। और एक बार अगर प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस बढ़ जाती है तो फिर वो अपने आप को ही बढ़ाता रहता है। तीसरा, इस जो आपका जहाँ कॉन्ट्रैक्शन होगा मसल्स में, वो मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन को बढ़ाता है, एक्टोमायोसिन को। एंड द लास्ट वन इज़, ये आपकी जो मायोमेट्रियल सेल मेम्ब्रेन्स हैं उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को, एक्साइटेबिलिटी को बढ़ाता है। तो ये ईस्ट्रोजन का योगदान है। अब प्रोजेस्टेरॉन का क्या योगदान है, जो हमने देखा था कि जो मदर फीटस में कॉर्टिसोल बढ़ रहा था, वो जब बढ़ता है कॉर्टिसोल तो वो आपका प्रेग्नेनोलोन को प्रोजेस्टेरॉन में कन्वर्ट होने से रोकता है। तो क्या हो गया, प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा कम होती है। और अपने आप में केवल ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन एक दूसरे अकेले कुछ नहीं कर सकते, ये एक रेशियो है, ईस्ट्रोजन इज़ टू प्रोजेस्टेरॉन रेशियो। इसीलिए ये देखा जाता है कि नॉर्मल ऑनसेट ऑफ लेबर से पहले प्रोजेस्टेरॉन की वैल्यू मदर में कम हो जाती है।
तो वो जो आपका ग्राफ ऊपर बढ़ रहा था प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का, ईस्ट्रोजन तो बढ़ता जाता है और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल में डिप आता है। तो ये जो एक रेशियो है ईस्ट्रोजन टू प्रोजेस्टेरॉन रेशियो, ये एक अपने उस पर्टिकुलर लेवल पे पहुंचता है तब लेबर इनिशिएट होता है। ये अभी इस समय रिसेंट एक प्रपोज्ड थ्योरी है। तो जो प्रोजेस्टेरॉन है, इंक्रीज्ड फीटल प्रोडक्शन ऑफ डिहाइड्रोएपिएंडोस्टेरोन सल्फेट एंड कॉर्टिसोल, जो हमने फीटोप्लेसेंटल कंट्रीब्यूशन में देखा है, उससे क्या होता है, वो फीटल प्रोजेस्टेरॉन को बनने से रोकती है और इसीलिए प्रोजेस्टेरॉन लेवल दे फॉल इमीडिएटली बिफोर द ऑनसेट ऑफ लेबर। तो यही और ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल का ऑल्ट्रेशन है, इसी का योगदान होता है। नाउ नेक्स्ट इज प्रोस्टाग्लैंडिन्स। अभी ये सारा हमने देखा, जो ईस्ट्रोजन भी कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन भी कर रहा है, तो ये क्या करते हैं, ये प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को बढ़ाते हैं। कहाँ पे, फीटल कोरियन, एमनियन, डेसिडुआ एंड प्लेसेंटा, यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, एंड ऑल्सो इन मायोमेट्रियम, यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को बढ़ा रहे हैं। अब प्रोस्टाग्लैंडिन की जो सिंथेसिस है वो एक बार स्टार्ट हो गई, तो वो स्टार्ट करने के लिए तो ये हमें डिफरेंट स्टेप्स हो रहे हैं, लेकिन वंस इट इज़ स्टार्टेड देन वो अपने आप को फिर एक्सेलरेट करते रहते हैं। तो ये जानने की बात है, इसीलिए लेबर स्टार्ट हो जाता है तो वो ज़्यादा इसलिए रुक नहीं पाता है। सो प्रोस्टाग्लैंडिन, द मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन आर, दिस इज एन एमसीक्यू क्वेश्चन, कैन बी आस्क्ड, एमनियन, कोरियन, डेसिडुअल सेल्स एंड मायोमेट्रियम। सिंथेसिस कैसे ट्रिगर होती है, ईस्ट्रोजन लेवल का बढ़ना, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मैकेनिकल स्ट्रेचिंग जो हो रही है, जो हम यूट्राइन डिस्टेंशन, ओवर डिस्टेंशन थ्योरी है, वो भी यहाँ पे काम करती है, एंड इंक्रीज इन लोकल साइटोकाइंस बढ़ते हैं, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। फिर इन्फेक्शन, इसीलिए आपके जो वेजाइनल इन्फेक्शन है उसमें आपका प्री टर्म लेबर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो दिस इन्फेक्शन इज़ कॉजिंग, देन अगर हम वेजाइनल एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो उससे भी आपका थोड़ा सा प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज़ होते हैं। इसमें दो रोल काम करते हैं, एक तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन एंड द अदर वन इज़ फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स। सेपरेशन और रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन्स, अगर रप्चर हो जाती हैं उसके बाद लेबर अपने आप ऑगमेंट होता है, उसका भी कारण यही है। सो ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन का क्या काम है, इट इंक्रीजेज द गैप जंक्शन। जो आपके गैप जंक्शन है, एक सेल से दूसरे सेल में जो एक्साइटेबिलिटी जाती है जिन गैप जंक्शंस के ज़रिए, उसको ये बढ़ा देते हैं। तो अगर एक जगह आपका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो इसलिए वो सिंक्रोनाइज आपका पूरा एक जगह से स्टार्ट होके सारे में आता है, क्योंकि वो आपका ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन वहाँ पे एक्साइटेबिलिटी का जो है वो तुरंत वहाँ पे इंक्रीज्ड गैप जंक्शन की वजह से हो जाती है, स्टिमुलस को फ्लो होना आसान हो जाता है। और बायोकेमिकल मैकेनिज्म दैट इज़ इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, ये जो फॉस्फोलाइपेज A2 इन द लाइजोसोम्स, हमने अभी देखा फीटल मेम्ब्रेन में जो लाइजोसोम्स होते हैं, ईस्ट्रोजन उनकी डिसइंटीग्रेशन को हेल्प करता है, तो वहाँ से वो रिलीज़ हो रहे हैं। फिर क्या हो जाएगा, उनके ऊपर फ्री एराकिडोनिक एसिड उनसे बनता है, एंड देन थ्रू द प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेटेज एंजाइम ये एराकिडोनिक एसिड इज़ कन्वर्टेड टू प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एंड F2 अल्फा। फिर ये डिफ्यूज़ हो जाते हैं मायोमेट्रियम में, डायरेक्टली भी काम करते हैं ये, कहाँ, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और देन इट इनहिबिट द इंट्रासेल्युलर साइक्लिक AMP जनरेशन। इससे इंक्रीज लोकल जो फ्री कैल्शियम आयंस हैं वो बढ़ जाते हैं और एक्साइटेबिलिटी इसलिए इनसे बढ़ जाती है। तो ये एक इनका बिल्कुल बायोकेमिकल मैकेनिज्म है। और क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि पीक प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस मायोमेट्रियम में कब हो रही है, तो आप अगर आप नहीं जानते हैं तो यू में भी कंफ्यूज कि जब बेबी का बर्थ हो रहा है, क्योंकि उस समय पेन भी बहुत होता है, तो यू कैन थिंक कि भाई उस समय पीक प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस हो रही है। बट एक्चुअल आंसर इज़ कि जब आपका बर्थ ऑफ प्लेसेंटा हो रहा है, क्योंकि जो डिस्टेंशन जो हो रहा था, जो फीटस जब यूट्रस के अंदर था, तो वो डिस्टेंशन वाली थ्योरी भी काम कर रही थी, वो तो निकल गई, वो निकल गया, लेकिन अभी क्या निकालना रह गया है, प्रोस्टाग्लैंडिन, सॉरी प्लेसेंटा निकालना रह गया है। और उस प्लेसेंटा को निकालने के लिए अब आप ये सोचिए कि यूट्रस को, मसल्स को और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कि वो वहाँ से
निकल जाए। तो पीक कॉन्ट्रैक्शन कब चाहिए हमको? पीक कॉन्ट्रैक्शन, हालांकि वो इतना पेनफुल नहीं होता है मदर के लिए, लेकिन पीक कॉन्ट्रैक्शन हमको चाहिए एट द टाइम ऑफ प्लेसेंटल डिलीवरी। तो दिस इज़ ए क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड कि जो आपके प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस की जो पीक है वो कब होती है? ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ द प्लेसेंटा। और इसी वजह से वो उस समय वो आपका यूट्रस को रिट्रैक्ट भी करा देते हैं, जिससे कि आपकी पोस्टपार्टम हेमरेज नहीं होती है। तो हम बाहर से भी हम देते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, लेकिन हमारी बॉडी ऑलरेडी अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन, वही प्रोस्टाग्लैंडिन वहाँ पे जनरेट कर रही है टू अचीव दैट मैकेनिज्म नेचुरली। और जिसमें वो आपका नेचुरल होने में आपको लगता है असमर्थ होगा, जिसमें आपके पोस्टपार्टम हेमरेज के लिए हाई रिस्क फैक्टर होंगे, उसमें बेटर होता है कि आप प्रिकॉशनरी उसको पहले से दे दें, ताकि वो लॉस कम से कम हो और मदर का जो मदर पे जो उसके हज़ार्ड हो रहे हैं वो कम से कम हो। नाउ नेक्स्ट थ्योरी इज़ अबाउट ऑक्सीटोसिन। ये हमने अभी 5 पढ़े आपके। सबसे पहले यूट्राइन ओवर डिस्टेंशन थ्योरी, देन फीटोप्लेसेंटल कंट्रीब्यूशन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोस्टाग्लैंडिन। नाउ नेक्स्ट इज ऑक्सीटोसिन का भी तो कोई रोल है भाई, यही तो एक हार्मोन है जो हम सोचते हैं कि इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। हम इसको थेरेप्यूटिक उसमें ड्रिप में लगा के भी देते हैं टू इंक्रीज द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। तो ऑक्सीटोसिन का भी अपना एक योगदान है। तो कैसे है? ऑक्सीटोसिन जो है उसका अपना योगदान ज़्यादा इसलिए क्योंकि एक तो यूट्रस में क्या होते हैं? ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स होते हैं, एंड दीज ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स दे आर इंक्रीज इन द यूट्रस विद द ऑनसेट ऑफ लेबर। अभी हमने देखा क्यों बढ़ते हैं, ईस्ट्रोजन इसको बढ़ा रहा है, तो ये आपके बढ़ रहे हैं। देन आपके जो ऑक्सीटोसिन है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन द रिलीज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन फ्रॉम द डेसिडुआ। कहाँ से निकलवाता है? ये डेसिडुआ से प्रोस्टाग्लैंडिन को रिलीज करवाता है। और it is increased in the decidua and the placenta near the time of delivery। और वेजाइनल एग्जामिनेशन जब हम करते हैं, सर्वाइकल एग्जामिनेशन जब हम करते हैं या एम्नियोटॉमी करते हैं, उसके बाद में जो मैटरनल प्लाज्मा ऑक्सीटोसिन लेवल होता है वो बढ़ जाता है, और उसी की वजह से कई बार आपका ऑनसेट ऑफ लेबर हो जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? फर्ग्यूसन्स रिफ्लेक्स। सर्वाइकल एग्जामिनेशन के बाद में, जैसे अगर हम स्ट्रिपिंग ऑफ मेम्ब्रेन्स कर रहे हैं, सर्वाइकल एग्जामिनेशन देख रहे हैं कि कितना थोड़ा सर्वाइकल स्ट्रेचिंग कर दी अगर फिंगर से, तो आपको एकदम फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स होके ऑनसेट ऑफ लेबर हो जाता है। सो दिस इज़ फर्ग्यूसन्स रिफ्लेक्स। ऑक्सीटोसिन लेवल रीचेज द पीक कब? एट द टाइम ऑफ, मैक्सिमम कब होता है? एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द बेबी। उसके बाद कौन आ जाता है? प्रोस्टाग्लैंडिन। वो ज़्यादा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है और बेबी को, प्लेसेंटा को बाहर निकाल देता है। अब जब नॉर्मल, एक तो हो गया अभी हमने देखा नॉर्मल लेबर में स्पॉन्टेनियस ऑनसेट हो रहा है ऑफ लेबर। तो जब स्पॉन्टेनियस ऑनसेट ऑफ लेबर होता है तो उसमें ये भी देखा गया है कि जो बेबी के अंदर जो फीटल ऑक्सीटोसिन लेवल है, दे आर हायर ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस लेबर। मदर से ज़्यादा किस में ज़्यादा होते हैं? वो बेबी में, एट इन स्पॉन्टेनियस लेबर। तो जो आपका फीटल हम देख रहे थे कि फीटल हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस जो है, उसमें भी आपका पिट्यूटरी से वहाँ से रिलीज होता होगा, इसीलिए ये स्पॉन्टेनियस ऑनसेट ऑफ लेबर में ऑक्सीटोसिन इज़ हायर इन फीटस एज कंपेयर टू मदर। तो इसमें ये हो गया। एंड लास्ट वन इज द न्यूरोलॉजिकल फैक्टर। न्यूरोलॉजिकल फैक्टर भी आपके फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स को जो है, आप जब वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं तो उसके बाद ऑनसेट ऑफ लेबर जो होता है वो इसी वजह से होता है। अल्फा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर भी होते हैं, बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर भी होते हैं। तो ईस्ट्रोजन किस पे काम करता है? ईस्ट्रोजन एक्ट्स ऑन अल्फा रिसेप्टर्स, प्रोजेस्टेरॉन एक्ट्स ऑन बीटा रिसेप्टर। हमें पता है बीटा माइमेटिक जो होते हैं, देवर अर्लियर, पहले के टाइम पे हम कहते थे कि दे आर यूज्ड एज टोकोलिटिक, हालांकि उसका अब इतना रोल है नहीं, लेकिन जो प्रोजेस्टेरॉन है ये बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर पे काम करके यूट्रस को शांत करता है, और ईस्ट्रोजन जो है वो अल्फा एड्रिन रिसेप्टर पे एक्ट करता है और यूट्रस की एक्साइटेबिलिटी बढ़ाता है जब ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ते हैं। तो इसलिए जब हम अगर हम कॉन्ट्रैक्टाइल रिस्पॉन्स इज इनिशिएटेड थ्रू द अल्फा रिसेप्टर, जो कॉन्ट्रैक्टाइल है बीटा से नहीं, बीटा को प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट करता है, और प्रोजेस्टेरॉन हमें पता है कि प्रेगनेंसी हार्मोन है। तो अगर प्रोजेस्टेरॉन बीटा पे काम करेगा तो डिलीवरी नहीं इनिशिएट होगी,
ये कम होता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, ये बढ़ जाता है, तो ये भी एक रोल हो सकता है। लेकिन अगर हमने किसी यूट्रस को डिनर्वेट कर रखा है, उसके फाइबर्स काट रखे हैं, नर्व फाइबर्स, तब भी उसमें ऑनसेट ऑफ लेबर हो जाता है। मतलब लोकल कॉज भी वहाँ पे काम करते हैं और आपका न्यूरोलॉजिकल भी आपका काम करते हैं। तो कौन से, अगर हम क्वेश्चन आ गया कि कौन सा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर आपका लेबर ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर में हेल्पफुल है, इट इज़ अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एंड नॉट बीटा। याद रखिए, ईस्ट्रोजन वर्क्स ऑन अल्फा, प्रोजेस्टेरोन वर्क्स ऑन बीटा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉजेज ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर। आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू। अगर आपको इसमें से कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। आई विल बी वेरी हैप्पी टू रिप्लाई यू बैक। और नेक्स्ट हम लेबर की सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।